हाँ, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु मालविया। और आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 19 मई है और ठीक एक महीने बाद इसी दिन इसी वक्त तक एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो चुका होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 30 डेज़ भी नहीं है प्रॉपर बचे हैं, तो वी नीड टू वेरी फोकस्ड एंड हमें बहुत ही प्रिसाइज पढ़ना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यूनिट वाइज 9th और 10th यूनिट आपको कवर करवाने वाली हूँ मेरी वीडियोस के बदौलत। और मैं 9th यूनिट के लिए जो ये हमारी निर्माण आईएएस की जो बुक है, निर्माण आईएएस पब्लिकेशन की बुक है संजय गुप्ता सर की, तो उसके थ्रू 9th यूनिट पूरा आपको एक बार रीड करके बताना चाहती हूँ, एक बार एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बिकॉज़ मुझे क्या पर्सनली लगता है कि जैसे ही कोई हम पढ़ते हैं फिर उसको हम समझते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते हैं और फिर हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं, तो मोर और लेस कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, राइट। लेकिन जब हम बुक टू बुक पढ़ते हैं या बुक टू बुक हम रीड करते हैं या बुक टू बुक को हम लिसन करते हैं पेज टू पेज, तो मेरे हिसाब से बहुत कम स्कोप रह जाता है, चांस रह जाता है कि कुछ छूटे। और मुझे जहाँ तक इसका फ़ीडबैक मिला इस बुक का काफ़ी अच्छा है, और इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये बुक एटलीस्ट जिसको भी अपनी 9th यूनिट कंप्लीट करनी है, एटलीस्ट हैव अ लुक फॉर दिस वीडियो। आप इसको कैसे भी, बस आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो जो है जितने भी टाइम का बनेगा उसको 2 से 3-4 बार आपको सुनना है, तो वो आपको क्या सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो इनकलकेट हो जाएंगी जो चीज़ें हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो 9th यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, ओके। अब इसमें आपको पता है इसमें कि इसके अंदर भी 10 यूनिट है, एज वी ऑल नो, ठीक है। फर्स्ट यूनिट हमारी आ रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, और उसके अंदर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। थर्ड हमारी रोबोटिक्स है। फोर्थ हमारी जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। एंड फिफ्थ इज़ साइबर सिक्योरिटी। 6 इज़ ई गवर्नेंस और इंटरनेट एंड सोशल साइट्स हैं। और 8th है ई कॉमर्स है। और संक्षिप्त रूप है इसके कुछ, और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो तक है इसमें दे रखे। तो अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं अगर ये बुक, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली इस यूनिट के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ आवर फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट में पहला हम पार्ट देख रहे हैं, दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, है ना। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा देखते हैं। तो तकनीकी की वह शाखा, ये जो टेक्नोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत उपकरण जो है कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं। कम विभव, ठीक है, मतलब इसमें कम वोल्टेज लगे, कम करंट की आवश्यकता हो, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक ही कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित कर कार्य संपादित किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इस शाखा को इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा ही इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युतिकी का मुख्य आधार है। जो विद्युत धारा ही इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युतिकी का मुख्य आधार है, जिसकी भिन्नता उसके उपयोगों के आधार पर परिलक्षित होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स को भी 2 पार्ट में या 2 तरह से डिवाइड किया गया, एक तो है वैद्युतिकी और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वैद्युतिकी क्या होता है, विद्युत धारा का प्रयोग जब हम ऊर्जा के रूप में करते हैं ना, जैसे प्रकाश मोटर हो गया, इंजन हो गया, इस तरीके से हम मतलब ऊर्जा के रूप में करते हैं, तो उसको बोलते हैं वैद्युतिकी। और सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्युत धारा का प्रयोग मुख्यतः सूचनाओं के संचरण में होता है, ठीक है, सूचनाओं के संचरण में होता है। अब हम इसके कार्य देख लेते हैं। ओके, कार्य क्या है इसके। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ मुख्य रूप से 3 कार्य करती है। क्या क्या, प्रवर्धन मीन्स एम्पलीफायर का काम करती है। सेकंड स्विच के रूप में काम करती है। थर्ड वन इज दोलित्र के रूप में काम करती है, ऑसिलेटर के रूप में काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ परिपथ के विभिन्न भागों के रूप में कार्य करती हैं। आपको जैसे हमने बताया कि 3 भागों में काम करती हैं, एम्पलीफायर, स्विचिंग एंड ऑसिलेटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं। प्रकाश का विद्युत में परिवर्तन, ठीक है, प्रकाश का विद्युत में परिवर्तन, एक्स किरणों का निर्माण व चिकित्सा में इनका प्रयोग।
ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ मुख्य रूप से कितने रूप में कार्य करती है। तो वी शुड नो कि 3 तरीके से काम करती है। फर्स्ट एम्पलीफायर, स्विचिंग एंड ऑसिलेटर, या प्रवर्धन, स्विचिंग और दोलित्र के रूप में। ठीक, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास। ठीक है, ये काफ़ी लंबा वीडियो जा सकता है मे बी, क्योंकि बुक्स आई थिंक लास्ट पेज में दिखा देती हूँ यार, ये 184 का है, 184 पेजेस का है। तो हो सकता है हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1, ओके, क्योंकि एक साथ बैठ के इतना बड़ा वीडियो बनाना आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, तो हम पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास। इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कुछ विद्युतीय प्रयोगों के साथ 19वीं शताब्दी में हुआ। मोटा मोटा क्या याद रखना है कि कब ये स्टार्ट हुआ है, ये 19वीं शताब्दी में। इन प्रयोगों में सर्वप्रथम कौन है, गैसिन नली का प्रयोग किया गया है, जिसमें गैसिन नली का प्रयोग किया गया, जिसमें अधिक इलेक्ट्रोड के माध्यम से कैथोड किरणें उत्पन्न की थी। 1895 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम स्टेनली ने यह खोज की कि कैथोड किरणें पूर्णतः भिन्न अपरिचित प्रकार की किरणें उत्पन्न की जा सकती हैं कैथोड किरणों से। ठीक है, इसे एक्स किरण भी कहा जाता है। 1895 में किसने ये बात कही थी, विल्हेम रंटजेन से। फिर 1970 की बात करें हम, 1970 की बात करें तो ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिकी जोसेफ जे थॉमस ने यह प्रतिपादित किया था कि कैथोड किरणें परमाणुओं में ऋण आवेश युक्त कणों से बनी होती है। जो कैथोड किरणें होती है परमाणुओं की ऋण आवेश युक्त कणों से बनी थी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ये बात किसने बोली थी, 1897 में जोसेफ जे थॉमस ने। कई बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो वी नो कि जे थॉमस आ जाएगा, सिर्फ जे थॉमस आएगा तो हमें पूरा नाम याद होना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई वॉज अपेयरिंग इन आई थिंक EPFO के एग्ज़ाम में था कुछ इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, तो मुझे पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो खोज है वो किसने की थी, जोसेफ जे थॉमस ने। एंड आल्सो ईयर भी मुझे पता होना चाहिए, 1897 में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं 1904 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन एम्बुश फ्लेमिंग ने दो इलेक्ट्रॉनिक वाली डायोड नली व रेडियो संकेतकों की पहचान करने वाली पहली निर्वात नली का आविष्कार किया। मतलब वैक्यूम पाइप जो होता है, वैक्यूम पाइप किसने खोज की, 1904 में जॉन एम्बुश फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, सिर्फ 3 वर्ड याद रखना है इसमें जो हाईलाइट है। पहली निर्वात नली खोज कौन कर रहा है, जॉन एम्बुश फ्लेमिंग। कब की है, 1904 में। थर्ड वन इज़ 1907 में अमेरिकी खोजकर्ता ने लीडी फॉरेस्ट ने एक ट्रायोड को पेटेंट करवाया। यह ट्यूब का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक बना। ठीक है, जिसका प्रयोग लंबी दूरी वाली टेलीफोन लाइनों में किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या एक बात करेंगे कि जो 1907 में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक एम्पलीफायर सबसे पहले बना, तो किसने खोज की, लीडी फॉरेस्ट ने की थी, और एक ट्रायोड बना तो उसको पेटेंट भी करवा लिया था। ठीक है, यहाँ कुछ गलत लिखा है सन। ठीक है, ये किसी को MCQ में 1906 दे रखा था, जबकि यहाँ पर 1907 दे रखा है, इसलिए मैंने लिखा था। उसके बाद में और इसका जो अब इसमें ये भी यूज़ भी बता दिया है कि एम्पलीफायर का यूज़ कहाँ होता है, ये लंबी दूरी वाली टेलीफोन लाइन्स में किया जाता है। अब 1912 में लीडी फॉरेस्ट तथा 1913 में एडविन H आर्मस्ट्रॉन्ग ने ट्रायोड का इस्तेमाल दोलित्र के रूप में किया है। हम दोलित्र को पहले भी पढ़ चुके हैं, ये किस रूप में कार्य करती है, ऑसिलेटर के रूप में कार्य करता है, वो 3 वाले वर्क जो है उसमें। तो हम एक बार फिर से रीड करते हैं। 1912 में लीडी फॉरेस्ट ने, 1913 में एडविन H आर्मस्ट्रॉन्ग ने ट्रायोड का इस्तेमाल दोलित्र के रूप में किया। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन व दोलित्र के आविष्कार के कारण ही रेडियो प्रसारण 1920 में अमेरिका में प्रारंभ हुआ। किसके कारण, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक और दोलित्र के कारण, मींस एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के कारण ही अमेरिका में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण जो 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, अब हम ये पढ़ते हैं। अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे G.R. कैरे ने 1875 में प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किया, और G.R. कैरे ने, ओके,
G.R. केरे ने निर्माण, परंतु वैज्ञानिकों से इसका प्रयोग 1920 में प्रारंभ हुआ। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें एक एक चीज़ दे रखी है आपको। अगर आपने ये वीडियोस देख लिए हैं और उनको 1-2-3 बार रिवाइज़ कर लिया है तो मेरे हिसाब से तो जो इससे क्वेश्चन जो 9th यूनिट है इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैं इसलिए इतना बोल पा रही हूँ, जब लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था ना, तो मैंने एक वीडियो देखा था संजय गुप्ता सर का, जिसमें उन्होंने कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट के कौन से पेज नंबर से आया है उनकी बुक से, वो तक उन्होंने मेंशन किया था। तो इससे ज़्यादा आप ऑथेंटिसिटी क्या लेंगे किसी बुक से। मैं किसी का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ आप लोगों को भी, कोई आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम के लिए मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया बुक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं लगी मुझे। अब 1920 में जो है 1923 में रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीर के ज्वेरिकिन ने प्रकाश विद्युत सेल को इलेक्ट्रॉनिक गन से जोड़ने के लिए, जो प्रकाश विद्युत सेल उसको किसी इलेक्ट्रॉनिक गन से जोड़ने में सफलता पाई। इस प्रकार टीवी कैमरा ट्यूब सफलतापूर्वक बनाई जा सकती है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने क्या प्रकाश विद्युत सेल को बनाया। 1921 में अमेरिकी अभियंता मीन्स इंजीनियर ने अल्बर्ट डब्ल्यू हॉल ने निर्वात नली दोलित्र या ऑसिलेटर, जो वैक्यूम पाइप ऑसिलेटर का आविष्कार किया, और जिसे मैग्नेट्रॉन कहा गया। मैग्नेट्रॉन पहली युक्ति थी जो सफलतापूर्वक माइक्रो तरंगों को उत्पन्न कर सकती थी। ठीक है, जिसका प्रयोग कालांतर में रडार के रूप में किया जाता है। कालांतर में जिसका प्रयोग रडार के रूप में किया जाता है। ठीक है, निर्वात नली दोलित्र को क्या बोला जाता है, रडार भी बोला जाता है। ठीक है, रडार भी बोला जाता है। उसके बाद में ये हो गया, अब रडार हो गया। अब 1946 में निर्वात नली का प्रयोग कर पहला सामान्य उपयोग करने वाला कंप्यूटर इनेक बना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कब बना ये 1946 में बना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो 1946 में निर्वात नली का, जो हमारे वैक्यूम पाइप का यूज़ करके एक सामान्य उपयोग करने वाला जो कंप्यूटर था, जिसको हम क्या पढ़ते हैं इसको, ENIAC, इनेक पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, इनमें तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में ठोस अवस्था का युग का प्रारंभ, ये तो हो गई थी सेल्स और वैक्यूम पाइप बनाने की। अब जो 19वीं शताब्दी में ठोस अवस्था का युग आया, तो इसमें क्या आया, 20वीं शताब्दी के आरंभ में सेलेनियम से बने अर्धचालकों का प्रयोग होता था, धीरे धीरे जर्मेनियम का यूज़ होने लगा। ठीक है, मतलब पहले, अभी जो करंटली जर्मेनियम का यूज़ हो रहा है, लेकिन पहले क्या होता था यूज़, सेलेनियम का होता था। ठीक है, 1940 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन बैरिडिन, वॉल्टर ब्रैडन एंड विलियम शॉकली ने अपना पहला डायोड बनाया। तत्पश्चात 1947 में इन्हीं वैज्ञानिकों को ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 1940 में अमेरिका के वैज्ञानिक हैं जॉन बैरिडिन, वॉल्टर ब्रैडन और विलियम शॉकली ने डायोड बनाया। उसके 1947 में इन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया। ठीक, अब ट्रांजिस्टर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है किस बला का नाम, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ठीक है, जो कि अर्धचालक पदार्थ, तो हमें पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बने होते हैं, अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। इसमें 3 सिरे होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर एंड एमीटर। इसका प्रयोग दूसरे सर्किट से जोड़ने के लिए किया जाता है। ये ट्रांजिस्टर हो गया। अब हम जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ठीक है, अब एक जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको संधि ट्रांजिस्टर एक अत्यंत महत्वपूर्ण युक्ति है, जिसमें 2 संधियाँ होती है, P और N संधि होती है। 2 प्रकार की होती है, एक तो PNP संधि होती है, एक तो PNP संधि होती है और NPN। इनका मध्य भाग आधार बहुत ही पतला व अत्यंत मादित होता है। अन्य 2 भाग उत्सर्जक और संग्राहक होते हैं। उत्सर्जक में संग्राहक की तुलना में अधिक उपद्रव मिश्रण होता है। उत्सर्जक में संग्राहक की तुलना में अधिक उपद्रव का मिश्रण होता है, परंतु उपद्रव मिश्रण की प्रकृति समान होती है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया है जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब हम पढ़ते हैं एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर जो है, सॉरी थोड़ा सा सेट करने में दिक्कत हो रही है मुझे। हाँ, तो एम्पलीफायर क्या होता है,
प्रवर्धक से आशय एक ऐसी सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिससे प्राप्त निर्गत संकेत का आयाम इस पर प्रयुक्त निवेशी संकेत आयाम के बहुत अधिक होता है। निवेशी संकेत सामान्य आवर्ती ऐसी वोल्टता में होता है। संकेतक के आयाम की वृद्धि या प्रक्रिया प्रवर्धन कहलाती है और इस संकेत की आकृति व आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। संकेत के आयाम की वृद्धि में आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति प्रवर्धक परिपथ में लगी दिष्ट धारा डीसी पावर सप्लाई से होती है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। प्रवर्धक एम्पलीफायर से आशय एक ऐसी सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें निर्गत संकेत का आयाम इस प्रयुक्त निवेशी संकेत के आयाम से अधिक होता है। जो निर्गत मतलब जो निर्गत यानी कि जो आ रहा है ना संकेत, उसका आयाम इस प्रयुक्त निवेशी संकेत आयाम से बहुत अधिक होता है। निवेशी संकेत सामान्यतः एसी वोल्टता में होता है। जो निवेशी जो हम इसमें निवेशी संकेत किस में होता है? एसी में। तो संकेतक के आयाम की वृद्धि या प्रक्रिया प्रवर्धक कहलाती है। इसमें संकेतक की आकृति आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो है संकेतक की वृद्धि में कोई आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। इसमें दिष्ट प्रदायक है ना डीसी पावर सप्लाई से होती है। अब इतना तो कोई पूछेगा नहीं। अब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें कि व्हाट इज़ अ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम इसमें बात करते हैं ट्रांजिस्टर एवं जो निर्वात नली को बड़े आकार के कारण, ट्रांजिस्टर भी बड़े बड़े होते हैं, निर्वात नली भी बड़ी बड़ी होती है, बड़े आकार के कारण इसके स्थानांतरण में कठिनाई के कारण छोटे आकार पर बल दिया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की इस शाखा को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा गया। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने एकत्रीकृत प्रतिपथों यानी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, कब की? 1960 में। इसके सभी कार्य प्रारंभिक परिपथों के समान होते परंतु आकार में बहुत छोटे होते हैं। अब उपयोगिता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग उद्योग, वाणिज्य, रक्षा, ऊर्जा, चिकित्सा, परिवहन, संचार आदि में किया जाता है। मानव गतिविधियों में हो रहा है। उपयोगिता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स को निम्न भागों में बांटा गया। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रतिरक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारी इम्यून सिस्टम है इम्यूनिटी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इन तरीके से यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक हम पढ़ते हैं मीन सेमीकंडक्टर। वे पदार्थ जो अशुद्धियाँ मिलाने पर विद्युत के चालक एवं शुद्ध अवस्था में कुचालक होते हैं। मतलब अगर प्योर उसमें रखे जाए तो कुचालक होते हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी भी मिक्सचर्स या मिलावट कर दी जाए तो वो सुचालक हो जाते हैं। ऐसे को अर्धचालक कहते हैं। ऐसी पदार्थ को अर्धचालक का उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हमें सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि वो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये अर्धचालक है। ठीक है, अब निश्चित मात्रा में अशुद्धियों के मिलाए जाने की विधि को डोपिंग कहते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी रेशो में मिला दिया, एक पर्टिकुलर रेशो होता है इन्हें बनाने के लिए और एक निश्चित रेशो में मिलाते हैं और इस विधि को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? देखिए डायोडों में इसका प्रयोग जो है वो मुख्यतः डायोडों में, ट्रांजिस्टरों में, समेकित परिपथों में, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में किया जाता है। अर्धचालक वर्तमान में ठोस अवस्था में, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ इत्यादि के प्रमुख पदार्थ होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अब देखो, अभी तक तो मुझे इतना ही पता था कि भाई अर्धचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, और लेकिन अब हमें थोड़ा डीप तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखते हैं। पहला होता है नेज या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे अर्धचालक जो क्रिस्टल जिसमें कोई उपद्रव्य अशुद्धि नहीं होती, इसे नेज अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक बाह्य उपद्रव्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अल्प मात्रा में जैसे कि कुछ भाग में प्रति मिलियन मिलाई जाए तो उस प्रकार के चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से अपद्रवी अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो ये 19 मिनट का हो गया ऑलमोस्ट। तो मैं ये हमारा पार्ट 1 है, नेक्स्ट मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करूँगी। ठीक है।